ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई सबसे पहले सॉरी आपको कल की वीडियो के लिए। मतलब कल का वीडियो कि मैं मतलब अपलोड किया था तब तक उसकी क्वालिटी अच्छी थी। उसके बाद पता नहीं यार, वीडियो को मैंने यूट्यूब पे जब खोला तो पता नहीं पूरा ब्लर 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 होने लगा था। अब मैं ध्यान रखूँगा भाई, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तो भाई सॉरी। तो भाई हम लोग आज आज ही मैं आपको बहुत सारी अपडेट्स बताने वाला हूँ। तो हम लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग डब्ल्यू डब्ल्यू के। मतलब क्या बोलूँ मैं इसको, सक्सेस की कहानी सुनाते हैं। चलो भाई, एक और सक्सेस की कहानी सुना देते हैं आपको कि डब्ल्यू डब्ल्यू की पूरे हिस्ट्री की, फिर से सुनना है, डब्ल्यू डब्ल्यू के पूरे हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा मर्चेंडाइज सेल हुई है इस वाले टाइम के अंदर। भाई ये सुन के ही रोंगटे खड़े हो गए। मतलब एटीट्यूड एरा जो डब्ल्यू डब्ल्यू का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एरा था, उसमें भी इतनी मर्चेंडाइज नहीं बिकी। मतलब एटीट्यूड एरा यानी जॉन सीना वाला एरा, जिसमें जॉन सीना हाईएस्ट मर्चेंडाइज सेलर थे, तो भाई वो वाला एरा को भी डिफीट कर दिया डब्ल्यू डब्ल्यू ने। मतलब भाई इतनी मर्चेंडाइज बिका दी। इसमें भाई बहुत लो सुपरस्टार्स का नाम है: रोमन रेंग्स, सैथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, केविन ओवंस, सैमी जेन, इसके बाद एल नाइट, एल डब्ल्यू ओ, जजमेंट डे। मतलब बहुत हाईली डब्ल्यू डब्ल्यू चला था भाई। इस साल के जितने पेपरव्यूज गए हैं ना, रॉयल रंबल से लेकर अभी तक का मनी इन द बैंक, हाईएस्ट मर्चेंडाइज सेलर पेपरव्यू गए हैं सारे के सारे। जितनी मर्चेंडाइज कभी डब्ल्यू डब्ल्यू की नहीं बिकी, उतनी इस साल हर पेपरव्यू में बिकी हैं। और इवन मेडिसन स्क्वायर गार्डन का स्मैकडाउन, मतलब इवन ऑलमोस्ट डब्ल्यू डब्ल्यू के जितने रॉ स्मैकडाउन वीकली शोज होते हैं ना, उसमें भी डब्ल्यू डब्ल्यू को हाईएस्ट ग्रॉसिंग मिली है किसमें, मर्चेंडाइज के मामले में। तो भाई डब्ल्यू डब्ल्यू का अलग ही रेट चल रहा है। और हाँ, स्टॉक के मामले में भी डब्ल्यू डब्ल्यू बहुत सबसे ऊपर रेट चल रहा है। आज तक का डब्ल्यू डब्ल्यू शेयर मार्केट में स्टॉक सबसे ऊपर चल रहे हैं। तो भाई डब्ल्यू डब्ल्यू के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो भाई अच्छी बात है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है बैरन कॉर्वन, लोन वुल्फ वाले बैरन कॉर्वन से। तो भाई बैरन कॉर्वन का आपको पता है, ये वाला करेक्टर जो है, जो लोन वुल्फ वाला है, वो वापस आ चुका है। और जो सारे करेक्टर्स हैं बैरन कॉर्वन के, वो बैरन कॉर्वन ने जला दिए आग में से किंग कॉर्वन, हैप्पी कॉर्वन, जो भी बीच बीच में घटिया करेक्टर। मतलब हैप्पी कॉर्वन तो कॉर्वन का सबसे घटिया करेक्टर लगा था मेरे को। तो भाई कॉर्वन ने एक फ़ैन को रोस्ट कर दिया। अब क्या रोस्ट किया, मैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। तो भाई यह आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, कॉर्वन ने ट्वीट किया हुआ है। सबसे पहले तो भाई कॉर्वन, डब्ल्यू डब्ल्यू ने कॉर्वन का एक वीडियो डाला था, तो उस पर फैन ने रिप्लाई किया। फ़ैन का नाम देख सकते हो आपने, एक जो भी नाम है इसका, नो बडी केयर्स। मतलब वो जो वीडियो डाली ना डब्ल्यू डब्ल्यू ने बैरन कॉर्वन की, तो उसमें फ़ैन ने लिखा नो बडी केयर्स। अब कॉर्वन का उसके ऊपर क्या जवाब है, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। यू ऑब्वियसली डू केयर, यू केयर सो मच, यू स्पेंड $9 अ मंथ फॉर 65 फॉलोअर्स टू सी अ ब्लू टिक। मतलब भाई कॉर्वन ने रोस्ट कर दिया उस फैन को। अब क्या इसका मतलब, मैं आपको बताता हूँ भाई। आपने आपको पता ही होगा, जो ट्विटर है वो अब जो ट्विटर है उसमें भाई आप पैसे देके ब्लू टिक खरीद सकते हो। तो भाई इस बंदे ने पैसे देके ब्लू टिक खरीदा, क्योंकि इसके सिर्फ 95 फॉलोअर्स हैं। तो उसने बोला कि भाई ये दूध जो काम कर रहा है ना, अपने 95 फॉलोअर्स के लिए कर रहा है, तो ये सब तू इसलिए इसकी केयर करता है। मतलब भाई मतलब ये सब जो बैरन कॉर्विन कर रहे हैं भाई, अगर ऐसे हर कोई सुपरस्टार करने लगा तो भाई डब्ल्यू डब्ल्यू तो मतलब फिर ऐसे कमेंट्स आना बंद ही हो जाएंगे, फिर कोई बवाल नहीं मचेगा ट्विटर के ऊपर। तो भाई ये भी अच्छी चीज़ है, सोचा आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं अगली स्टोरी की, जो जुड़ी हुई है डीमन बैलर से। भाई बहुत ज़्यादा रूमर आ रहे थे कि मनी इन द बैंक में डीमन बैलर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होगा। अब क्या समर स्लैम के अंदर हो सकता है? तो भाई अभी डब्ल्यू डब्ल्यू से इस रिगार्डिंग तो कोई अपडेट आई नहीं है कि भाई डीमन बैलर का मैच होगा नहीं होगा समर स्लैम के अंदर। मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। भाई मैं क्या चाह रहा हूँ, मतलब मेरी क्या ओपिनियन, मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं थोड़ा और बताता हूँ। तो भाई मेरी ओपिनियन ये है कि डीमन बैलर को नहीं लाना चाहिए। अब सिंपल सा कारण है भाई, स्टॉक डीमन बैलर का कम हुआ है। पहले डीमन बैलर को भाई हराना नामुमकिन होता था, फिर उसके बाद रोमन रेंग्स से डीमन बैलर किया, उसमें हार गए डीमन बैलर। उसके बाद वहाँ कचरा हो गया, उसके बाद एज से भी हार गया। मतलब एज से हारे मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंट लगा डब्ल्यू डब्ल्यू का। वरना भाई फिन बैलर और एज का मैच भी हेल इन अ सेल के अंदर रखते ना डब्ल्यू डब्ल्यू, तो वो भी बहुत अच्छा मैच होता। डीमन बैलर को लाया और हरा दिया। तो भाई डब्ल्यू डब्ल्यू ना, मेरे हिसाब से समर स्लैम के अंदर डीमन बैलर नहीं रहेगी, और कोई रिपोर्ट्स भी नहीं आई है डीमन बैलर के रिगार्डिंग। तो ये कुछ बात थी डीमन बैलर से, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब भाई हम लोग एक और चीज़ की बात कर लेते हैं, जो कि जुड़ी है सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के मैच से। मैंने आपको बहुत पहले वीडियो के अंदर बताया था, शायद 2 हफ्ते हो गए, कि भाई सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच समर स्लैम में हो सकता है। हील ड्रू मैकिंटायर वर्सेस फेस सेथ रॉलिंस। तो क्या ये बात गलत थी? तो भाई रिपोर्ट्स आ रही थी पहले, तो डब्ल्यू डब्ल्यू ने हो सकता है प्लान चेंज कर दिया। और भाई रिपोर्ट्स 100% तो सही होती नहीं है। आई मीन कुछ रिपोर्ट सही होती हैं, कुछ रिपोर्ट गलत होती हैं। तो भाई जहाँ तक रिपोर्ट्स की तरफ से अपडेट आई थी, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी।
अब हुआ नहीं है मैच। वैसे मैं ही पर्सनली चाह रहा था हो जाए, लेकिन डब्ल्यू इसको करवा सकती है बाद में भी, तो अभी तो नहीं है इसका कोई प्लान। हो सकता है इन फ्यूचर डब्ल्यू इस मैच को करवा दे। अब भाई हम लोग बात कर लेते हैं इम्पीरियम के बारे में। तो भाई आपने रिसेंटली देखा कि मतलब रॉ के ऊपर कि भाई लिवानी विंची से मतलब अजीब सा बिहेव कर रहे थे गंथर और लुडवी केजर। मतलब गंथर उनसे डिसअपॉइंट थे और लुडवी केजर ने भी उनका साथ नहीं दिया। तो भाई इसका रिगार्डिंग क्या अपडेट है? क्या इम्पीरियम भी टूटने वाली है? जैसे ब्लड लाइन टूट गई, जजमेंट के बीच में क्रैक्स आए, लेकिन चलो अब सॉर्ट आउट हो गए हैं, तो क्या इम्पीरियम भी टूटने वाली है? अब देखो भाई मेरे हिसाब से ना इम्पीरियम नहीं टूटने वाली, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भी इम्पीरियम का ऐसा कोई टूटने वाला सीन अभी है नहीं। डब्ल्यू ऐसी बार टेंशन दिखा रही है इनके बीच में, और सही भी है भाई, क्योंकि अगर इम्पीरियम टूट गई तो भाई चलो गंथर तो सही डायरेक्शन में जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ लुडविग हेजर और लिवानी विंची का क्या होगा। और अभी भी क्या होता है, मतलब गंथर के साथ है इसलिए उनको स्पॉटलाइट मिल रही है भाई, गंथर के साथ है इसलिए इन लोगों को स्पॉटलाइट मिल रही है। अब जैसे ही गंथर के पास से चैंपियनशिप चली जाएगी, मतलब चैंपियनशिप नहीं सॉरी, गंथर से अलग हो जाएंगे, तो भाई गंथर का तो छोड़ो, गंथर तो अपना करेंगे ही, तो भाई इन दोनों का क्या होगा डब्ल्यू के अंदर? तो भाई डब्ल्यू को ये भी सोच के अभी चलने दो इम्पीरियम। और भाई मेरे को ना हर फैक्शन में देखता हूँ, ब्लड लाइन में देखता हूँ, तो भाई हर किसी का एक कैरेक्टर है। जैसे अगर आप जजमेंट डे में बात करो तो भाई डोमिनिक का अलग डर्टी डॉम वाला, डेम प्रीस्ट पनिशमेंट लेके चलते हैं, फिन बैलर तो भाई लीडर हैं, रिया रिप्ली एक एडिकेटर मतलब एटिकेटर नाम से चलती है, मॉमी उनका अलग गिमिक चल रहा है। तो भाई इम्पीरियम में ऐसा लगता है भाई चमचे छोड़ो, मतलब क्या बोलूँ इनसे, मतलब ऐसा लगता है कि भाई गंथर इम्पीरियम में रह के वीक दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं क्या करने वाली डब्ल्यू, लेकिन रिपोर्ट से अकॉर्डिंग अभी इम्पीरियम का टूटने का कोई चांस नहीं है। अब बात कर लेते हैं भाई हम लोग रिटर्न्स के बारे में समर स्लैम के। तो भाई मनी इन द बैंक के अंदर लिस्ट ऑफ रिटर्न्स थे, जिसमें सबसे पहला नाम था आपका रैंडी ऑर्टन का, उसके बाद ब्रे वाइट का नाम था, उसके बाद ड्रू मैकेंटायर का नाम था, जॉन सीना का नाम था, ब्रॉक रेजनर का नाम था, बिगी का नाम था। 6 नाम थे जिसमें से 3 आ गए। अब ब्रॉक रेजनर अगली रॉक एपिसोड में आए तो मनी इन द बैंक में क्यों ही आएंगे। फिर उसके बाद ड्रू मैकेंटायर जॉन सीना आए, ब्रे वाइट रैंडी ऑर्टन और बिगी नहीं आए। तो भाई स्टिल इनका नाम समर स्लैम के अंदर हो सकता है। और मैं तो भाई मेरे को नहीं लग रहा रैंडी ऑर्टन आने वाले हैं समर स्लैम के अंदर भी। आप लोग एक्सपेक्ट करो कि रैंडी ऑर्टन रॉयल रंबल के आसपास आएंगे, क्योंकि भाई है ही उनका वो क्योंकि भाई मेरे को नहीं लग रहा रैंडी ऑर्टन भी आने वाले, क्योंकि पता नहीं ऐसा फीलिंग नहीं आ रही अंदर से कि रैंडी ऑर्टन समर स्लैम में आएंगे। अब रही बात बिगी की, तो भाई बिगी आ सकते हैं, बिगी का भी चांस बन रहा है, क्योंकि बिगी को बहुत टाइम हो गया है इंजर्ड हुए, और रिपोर्ट्स भी हल्की हल्की आ रही हैं, रूमर्स आ रहे, रिपोर्ट्स सुनी रूमर्स आ रहे हैं बिगी के आने के। और चाह रहा हूँ भाई बिगी वापस आ जाए, क्योंकि डब्ल्यू ने उनको डब्ल्यू चैंपियन बनाया था, अच्छा कर रहे थे बिगी, फिर अचानक से इंजर्ड हो गए। तो भाई देखते हैं बिगी के लिए क्या प्लान होते हैं डब्ल्यू के। तो भाई अगली अपडेट है रोमन रिंग्स के रिगार्डिंग। तो भाई रोमन रिंग्स आ सकते हैं। तो हाँ मैं क्या बोल रहा था भाई, जजमेंट डे आई थी अभी मतलब आई है एनएक्सटी के ऊपर। तो भाई क्या रोमन रिंग्स के बारे में भी रिपोर्ट्स आ रही कि रोमन रिंग्स भी आएंगे एनएक्सटी के ऊपर? ऐसा क्यों भाई? क्योंकि एनएक्सटी को डब्ल्यू मतलब एक नीचे वाला दिखाती है थोड़ा, मतलब वो ट्रेनिंग दिखाती है कि भाई मेन रोस्टर में आने के लिए ट्रेनिंग, लेकिन डब्ल्यू एनएक्सटी को कंसिडर कर रही है एज अ थर्ड ब्रांड। तो उसके लिए डब्ल्यू बड़े बड़े सुपरस्टार को ला रही है। जैसे आप देख रहे हो कॉर्विन मुस्ताफा अली है एनएक्सडी में चले गए, पहले सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का मैच हुआ था, जजमेंट डे एनएक्सडी के ऊपर आ चुकी है, 2 बार आ चुकी है। और अब हो सकता है, मतलब अभी तो नहीं प्लान है, लेकिन हाँ इन फ्यूचर रोमन रिंग्स भी आपको एनएक्सडी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो भाई इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए रोमन रिंग्स का एनएक्सडी में क्या सीन होता है। तो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं रोमन रिंग्स के भाइयों के बारे में, यानी जे ऊसो एंड सोलो सिकोआ के बारे में। तो भाई रोमन रिंग्स और जे ऊसो की जो स्टोर लाइन है ना, डब्ल्यू को पता है कि भाई इस स्टोर लाइन के लिए फैंस बहुत ज़्यादा हाइप है। तो डब्ल्यू यहाँ पर 2 सुपरस्टार्स के ऊपर फोकस कर रही है, एक जे ऊसो और एक सोलो सिकोआ। क्यों इनके ऊपर फोकस कर रही है? क्योंकि भाई डब्ल्यू के इनके लिए फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। भाई रोमन रिंग्स को तो भाई कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, मतलब क्या रोमन रिंग्स में कुछ ज़रूरत है नहीं भाई, रोमन रिंग्स वैसे टॉप ऑफ द माउंटेन पहुंच चुके हैं। अब जे ऊसो सोलो सिकोआ के लिए डब्ल्यू क्या कर सकती है पता नहीं भाई, मतलब लेकिन हाँ कुछ डब्ल्यू तगड़ा प्लान कर रही है इनके बीच में। अब क्या ऐसा हो सकता है कि समर स्लैम के बाद सोलो सिकोआ जे ऊसो की फ्यूड चले? मतलब इनके बीच में हमने सिंगल्स मैच देखा नहीं है डब्ल्यू के अंदर, तो पॉसिबिलिटी है कि भाई समर स्लैम के बाद पे बैक जो डब्ल्यू का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट है उसके अंदर जे ऊसो वर्सेस सोलो सिकोआ हो सकता है। मतलब इंटरेस्टिंग है। डब्ल्यू ने क्या बोला था कि हम लोग फैमिली वाली रोमन रिंग्स के साथ स्टोर लाइन में टेम्प्रेरी ब्रेक लगा देंगे, लेकिन रोमन रिंग्स तो का पता नहीं है क्या सीन है। तो भाई ऐसा हो सकता है डब्ल्यू सोलो सिकोआ और जे ऊसो की फ्यूड स्टार्ट करवा दे, तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि क्या डब्ल्यू जे ऊसो सोलो सिकोआ के साथ करती है।
तो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं WWE के अंदर अभी सबसे बड़ी फैक्शन ब्लड लाइन के ब्रोकन होने की बात, वो है जजमेंट डे। तो भाई जजमेंट डे के साथ सीन हो गया मतलब रॉक एपिसोड में, जो अभी आपने इस हफ्ते वाला रॉक एपिसोड देखा था, उसकी एंडिंग अजीब सी हुई थी। मतलब अजीब सी नहीं हुई थी, मतलब अनएक्सपेक्टेड एंडिंग हुई थी कि सैमी जेन के ऊपर सबसे पहले भाई डेमन प्रीस्ट ने अपना फिनिशर लगा दिया साउथ ऑफ हेवन, उसके बाद भाई फिन बैलन ने कोडी ड्रॉ लगा के कर दिया। तो इसके बाद भाई पता नहीं बैक स्टेज हीट मच गई इन दोनों के बीच में, मतलब जजमेंट डे की और पता नहीं कोई सुपरस्टार है जिनका नाम अभी लीक नहीं हुआ है, उनके बीच में भसड़ मच गई। अब हाँ, मार पिटाई नहीं हुई, हाँ सिर्फ मुंह बाजी बहस हुई, और ये WWE के अंदर चलती है। सैथ रॉलिंस की भी हुई थी, जब सैथ रॉलिंस मतलब आपको याद होगा रेसलमेनिया के बाद जब सैथ रॉलिंस आए थे रॉ के ऊपर, तो सिर्फ वो गाना गाने आए थे, उसके बाद चले गए थे, तो सैथ रॉलिंस का को भी अच्छा नहीं लगा था। तो ये WWE के अंदर ऐसे चलता रहता है, ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं। लेकिन हाँ, अगर मार पिटाई हो जाती तो दिक्कत हो जाती। तो भाई आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी जुड़ी हुई है रोमन रिंग्स एंड पॉल हेमन के बारे में। तो भाई पॉल हेमन ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये फ़ोटो डाली थी। तो भाई हमने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये फ़ोटो डाली थी। तो भाई पॉल हेमन ने अपने डाला, फिर मैं मतलब देखा मैंने, ठीक है भाई डाल दिया तो डाल दिया, लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने देखा मतलब ये सब मतलब क्या चल रहा है, तो भाई मैंने देखा पॉल हेमन ने ब्रॉक रेजनर को भी टैग की थी ये फोटो। भाई सोच रहे हो, पॉल हेमन ने ब्रॉक रेजनर को टैग करी थी। ब्रॉक रेजनर, अब मैं सोच रहा हूँ भाई कि ब्रॉक रेजनर को पॉल हेमन ने क्या गलती से टैग कर दिया? भाई पॉल हेमन इतने बड़े कलाकार आदमी हैं, ब्रॉक रेजनर को टैग क्यों करेंगे? मतलब वो भाई अपने जो रियल लाइफ में है ना, मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी पॉल हेमन के बारे में कि पॉल हेमन ने जब वो एक बार सीन नहीं हुआ था ब्रॉक रेजनर के साथ, क्या मतलब ब्रॉक रेजनर ने पॉल हेमन के साथ जाती करी थी जब रोमन रिंग्स और ब्रॉक रेजनर की स्टोरी लाइन चल रही 2018 में, तब पॉल हेमन एक इंटरव्यू में गए थे। तो भाई उनने अपने फादर की फ्यूनरल वाली कोट पहनी थी ताकि वो रो पाएँ, ताकि वो फील कर पाएँ। तो सोच रहे हो भाई, एक 3 मिनट के इंटरव्यू के लिए पॉल हेमन ने इतना रिलेट किया। तो भाई एक मतलब इतना, जब इतने छोटी सी चीज़ के लिए बंदा इतना केयर है, तो भाई ट्विटर पे किसी को टैग करना, मतलब किसी को टैग करना भाई, वो तो और बड़ी चीज़ हो जाती है। तो ब्रॉक रेसलर को मेंशन किया पॉल हेमन ने, अब भाई इससे क्या। और पॉल हेमन ना एक बार स्मैकडाउन के ऊपर WWE चैंपियनशिप ब्रॉक रेसलर की कस्टम बेल्ट लेके आ गए थे। अब भाई एक बार नहीं 2 बार हुआ है। तो भाई इससे हम क्या समझे? इससे बहुत सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। अब इससे हम लोग बहुत कुछ ये समझ सकते हैं कि क्या पॉल हेमन रोमन रिंग्स को बिट्रेट करने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं रोमन रिंग्स को, या फिर पॉल हेमन ब्रॉक रेसलर के साथ एलान हो जाएंगे, या फिर ब्रॉक रेसलर और रोमन रिंग्स की साथ में कोई टीम जैसी भी चीज़ जाएगी। अब पता नहीं भाई इसके रिगार्डिंग क्या चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो WWE खिचड़ी पका रही है भाई। देखो क्या होता है, देखो क्या होता है भाई। अगर मेरे को और कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए भाई बाय बाय एंड टेक केयर।